दोस्तों, आज आप जान पाएंगे कि गहरी नींद क्या है। नींद को गहरा कैसे किया जाए, सोने का सही तरीका क्या है। अगर आप इन तरीकों को जानेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी और गहरी नींद आने लगेगी। फिर आप काफी हद तक चिंता मुक्त रहेंगे और जल्दी बीमार भी नहीं पड़ेंगे। और अगर आपको नींद नहीं आती है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और वीडियो के अंत में आपको एक अच्छी और गहरी नींद के लिए छोटे छोटे उपाय बताए जाएंगे। तो आइए एक कहानी के माध्यम से शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है। एक अमीर सेठ एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, मैं अपनी नींद से बहुत ही परेशान हूँ। बहुत कोशिश के बाद भी मैं देर रात तक सो नहीं पाता और रात में सोने से पहले मेरे मन में दुनिया भर के विचार चलते रहते हैं। और जब मुझे नींद भी आ जाती है तो मैं पूरी रात करवटें बदलता रहता हूँ और मुझे चैन की नींद कभी भी नहीं आती। और जब सुबह मेरी नींद खुलती है तो मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं होता है। मैं खुद को थका हुआ और अशांत महसूस करता हूँ। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान बताइए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊं, तुम्हें गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य के बारे में जानना होगा। फिर सेठ ने कहा, हे महात्मा, जैसी आपकी इच्छा। बुद्ध ने कहा, जब तथागत गौतम बुद्ध सोते थे तो वह पूरी रात एक ही अवस्था में रहा करते थे। वह कभी भी करवट नहीं बदलते थे। वह जिस अवस्था में रात्रि को सोते समय रहते थे, ठीक उसी अवस्था में वे सुबह सोकर उठते थे। गौतम बुद्ध का एक प्रिय शिष्य था जिसका नाम आनंद था। वह भी गौतम बुद्ध के पास ही सोता था। वह सोते जागते हर पल गौतम बुद्ध को देख बहाल करता और उनकी सेवा भी खूब किया करता था। आनंद को यह बात बहुत परेशान करती थी कि आखिर गौतम बुद्ध पूरी रात कैसे एक ही अवस्था में गुजार देते हैं। पूरी रात वह करवट भी नहीं बदलते हैं, जबकि हम सब तो कई बार रात में करवट भी बदलते रहते हैं। जब कभी रात में आनंद की आंखें खुलती तो हमेशा गौतम बुद्ध को एक ही अवस्था में सोते पाता था। यह बात उसे बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन एक दिन आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और गौतम बुद्ध के पास रात को ही जाकर उन्हें मध्य रात में नींद से जगा दिया और कहा, तथागत, मुझे क्षमा करें। मैं जानता हूं कि आपसे प्रश्न पूछने का यह सही समय नहीं है, क्योंकि आप पूरे दिन ज्ञान देते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करते रहते हैं। लेकिन मेरे अंदर की जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी है कि मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता। इसीलिए आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। आनंद ने आगे कहा, मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ रह रहा हूं और देख रहा हूं कि आप पूरी रात केवल एक ही अवस्था में सोते हैं। सुबह भी आप उसी अवस्था में सोकर उठते हैं जिस अवस्था में रात को आप सोए थे। इसका क्या मतलब मैं समझूं? या तो आप गहरी नींद में सोते हैं या फिर आप कभी सोते ही नहीं हैं। गौतम बुद्ध आनंद की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैंने अपने लिए सोने की सबसे अच्छी अवस्था को खोज लिया है। अब सोते समय मुझे हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं नींद की अवस्था में भी जागृत रहता हूँ, जबकि मेरा शरीर सो जाता है। प्रश्न यह नहीं है नींद की अवस्था में भी शरीर हिलता है कि नहीं। शरीर क्यों एक स्थिर अवस्था में रह नहीं पाता? इसका असली कारण है मन। ये मन ही है जो कि शांत और स्थिर नहीं रह पाता। और यही कारण है कि नींद की अवस्था में भी हम अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब चीजों से परे आ चुका हूँ। अब मेरे अंदर मन जैसा कुछ बचा ही नहीं है। जब मैं सोने जाता हूं तो मेरा शरीर बस एक मृत शरीर की भांति हो जाता है। मन में जैसे कुछ भी बचता नहीं है। मेरे अंदर कुछ भी विचार नहीं चलते रहते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, आनंद, क्या तुमने कभी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? यह तो केवल हमारा मन ही है, क्योंकि हमारी गहरी नींद की अवस्था में भी यह सब काम करवाता रहता है। एक बार मन स्थिर हो जाए, मन हमारा शांत हो जाए, तब तुम्हारा शरीर एक गहरी नींद की अवस्था में चला जाएगा। कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उस सेठ से कहा, एक जागृत इंसान नहीं केवल अपने शरीर को पूरी जागरूकता के साथ देखेगा, बल्कि वह अपने मन को भी जागरूकता के साथ देखता रहता है। एक जागृत सामान्य आदमी की तरह नहीं होती। जब एक सामान्य आदमी सोता है तो वह अचेतन हो जाता है, लेकिन जब एक बुद्ध व्यक्ति सोता है तो वह जागरूकता के साथ सोता है। जैसे सुबह आंखें खुली होती हैं, वैसे ही व्यक्ति की नींद में भी होती है।
इसलिए ऐसा कहा जाता है कि वह व्यक्ति कभी सोते ही नहीं है। जब इंसान सोने जाता है तो उसे नहीं पता चलता कि वो कब सो जाता है, लेकिन यह तुम जागने और सोने के बीच के छोटे से तरल में जागृत रह पाए तो कुछ गठित होगा जो तुम्हें जागरूकता के और करीब लाता जाएगा। यह सोचकर सेठ ने कहा कि महात्मा जी, आपकी बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। कृपया कर आप मुझे आसान शब्दों में समझाएं ताकि मुझे गहरी नींद का रहस्य पता चल जाए और मैं आसानी से हर रात को एक गहरी नींद ले सकूं और चिंता मुक्त होकर समझ सकूं। इस बात पर वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, देर रात तक जागने और आसानी से गहरी नींद न आने के 5 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है बिस्तर पर सोने के अलावा भी अन्य काम करना। जैसे कि बहुत से लोगों की आदत होती है कि वह बिस्तर पर ही खाना खा लेते हैं, बिस्तर पर ही पढ़ाई करने बैठ जाते हैं और ऐसे ही बहुत से काम वह अपने शयन कक्ष में ही करते रहते हैं। शयन कक्ष का उपयोग लोग सोने के अलावा भी अन्य कामों के लिए भी प्रयोग में लाते, जिससे हमारे मस्तिष्क में शयन कक्ष का एक निश्चित अर्थ ही नहीं रह जाता। इसलिए जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हमारा मन इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि अब हमें सोना है, क्योंकि आपने उसकी उसी जगह पर अन्य कामों को करने की आदत डाल दी है। आज के समय की बात करें तो कुछ लोग बिस्तर पर ही अपने ऑफिस का काम भी करने लग जाते हैं। गेम खेलना, मोबाइल में कुछ देखना, सोने के बिस्तर पर ही टेलीविजन को देखना, यह सब काम लोग अपने सोने के स्थान पर ही करने लग जाते हैं और अपना अधिकतर समय वहीं गुजार देते हैं, जिसकी वजह से हमारा मन इसे स्वीकार ही नहीं कर पाता कि यह सोने की जगह है और मुझे यहाँ सोना है। और यही वजह है कि हमारा मन इसे स्वीकार नहीं कर पाता और जब हम सोने जाते हैं तो हमें नींद ही नहीं आती है, और अगर आती भी है तो काफ़ी देर बाद। और इसके साथ साथ हमारे दिमाग में तमाम तरह के सपने आते रहते हैं जो कि हमें सही ऐसी गहरी नींद में सोने नहीं देते। और यही कारण है कि जब हम सोने जाते हैं तो हमें घंटों रात तक नींद नहीं आती है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, इस आश्रम में जितने भी भिक्षुक रह रहे हैं सबकी अपनी अपनी सोने की जगह है। जब ये लोग अपनी सोने की जगह पर जाते हैं तो वहां पर सिर्फ वे सोने का काम करते हैं, वह सिर्फ सोते हैं। इस वजह से यहाँ पर सबको गहरी नींद आ जाती है और सुबह जब वे सोकर उठते हैं तो बहुत ही अच्छा अनुभव करते हैं, बहुत ही शांति का अनुभव करते हैं। इसलिए जब भी तुम सोने जाओ तो अपनी एक सोने की जगह निर्धारित करो, वहां पर सिर्फ और सिर्फ तुम सोने का काम करो, कुछ भी और तुम्हें वहां करने की जरूरत नहीं है। तभी तुम्हें एक गहरी नींद प्राप्त हो सकती है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, गहरी नींद न आने का दूसरा कारण है सोने की एक निश्चित समय का निर्धारित न होना। लोग इतने ज्यादा अपने कामों में व्यस्त रहते हैं कि वह अपने सोने के सही समय को निर्धारित ही नहीं कर पाते हैं। जब मन में आया सो लिए और जब मन में आया जाग लिए। इस वजह से उनको गहरी नींद प्राप्त नहीं हो पाती है। आजकल तो लोगों की जिंदगी इतनी ज्यादा व्यस्त हो गई है कि वे ऑफिस का काम देर रात तक करते रहते हैं, अपने सोने का समय निर्धारित ही नहीं कर पाते, जिससे उनका सोने का क्रम बिगड़ जाता है और फिर उन्हें गहरी नींद भी नहीं आती है। फिर वह बौद्ध भिक्षु उस सेठ से कहते हैं, इसीलिए जब तुम सोने जाओ तो सबसे पहले खुद को खाली कर लो, खुद के मन को खाली कर लो, अपना एक समय निर्धारित करो। उस समय तुम कोई भी कार्य मत करो और अपना सोने का समय निर्धारित करो ताकि तुम्हें समय समय पर नींद आ जाए। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, नींद न आने का तीसरा कारण है चिंता में सो जाना। कुछ लोग जब सोना चाहते हैं तो दिन भर की परेशानियां, दिन भर की बातें वे सोचने लग जाते हैं और इस प्रकार वह अपने दिमाग को शांत नहीं कर पाते हैं, चिंता में ही सो जाते हैं और जब सुबह जागते हैं तो उसी मुद्रा में ही जागते हैं और फिर सुबह उन्हें बहुत ही थकावट का अनुभव होता है, उनका सर भारी भारी सा रहता है। इसका मुख्य कारण यह है कि वह गहरी निद्रा में सो ही नहीं पाते, जिसकी वजह से उनकी थकान भी नहीं दूर हो पाती। इसलिए जब तुम सोने जाओ तो बिल्कुल चिंता मुक्त होकर जाओ, भूल जाओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। अपने मन को बिल्कुल खाली कर लो और कुछ भी फालतू के विचार न लाओ। अपने दिमाग में कहने का मतलब ये है, तुम शांत हो जाओ, कुछ भी इधर उधर का मत सोचो अपने बारे में। उस समय अच्छा सोचो, अच्छा महसूस करो।
अगर तुम सोते समय अच्छा महसूस कर रहे हो तो तुम्हें गहरी नींद आ जाएगी, और जब सुबह तुम सोकर उठोगे तो तुम बहुत तरोताजा महसूस करोगे। इसलिए तुम जब भी सोने जाओ बिल्कुल चिंता मुक्त होकर जाओ। सारे नकारात्मक विचारों को दूर कर दो। तुम नकारात्मक बातों के बारे में सोचो ही न, सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोचो, अपने परिवार के बारे में अच्छा सोचो। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो तुम्हें एक गहरी नींद आ जाएगी। बौद्ध भिक्षु उस सेठ से आगे कहते हैं कि गहरी नींद न आने का तीसरा कारण है भारी भोजन कर लेना। कुछ लोग रात को बहुत सारा खाना खा लेते हैं जिसकी वजह से उन्हें अच्छी नींद नहीं आती। लोग समझते हैं कि शाम को भारी खाना खाना चाहिए, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। शाम के खाने को तुम हल्का करो ताकि खाना पचने में कोई दिक्कत ना हो। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, अगर तुम शाम को हल्का भोजन लेते हो तो उसका पाचन बहुत ही अच्छे तरीके से होगा और तुम्हें एक अच्छी नींद की प्राप्ति होगी। भारी खाना खाने से पाचन अच्छा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से तुम रात को करवट बदलते रहते हो। पेट में गैस बनती रहती है जो तुम्हें रात को सही से सोने नहीं देगी। इसीलिए जब भी तुम सोने जाओ रात के खाने को हल्का करो ताकि तुम्हें अच्छी नींद की प्राप्ति हो जाए। बौद्ध भिक्षु सेठ से कहते हैं कि नींद न आने का चौथा कारण है बहुत ज्यादा नकारात्मक बातें विचार करना। दोस्तों, जिंदगी मिली है तो दुखों का आना तो तय है। बौद्ध भिक्षु सेठ से कहते हैं, आज दुख तुम्हारी जिंदगी में है तो कल किसी और की जिंदगी में होगा। ये सुख और दुख तो जिंदगी में आते जाते रहते हैं, इससे तुम्हें लड़ना है और उसे हराना भी है। इसलिए दुख और सुख को तुम स्वीकार करो और नकारात्मक विचारों से दूर रहो। नकारात्मक विचारों के साथ साथ नकारात्मक लोगों से भी दूर रहो, क्योंकि नकारात्मक लोग तुम्हें कभी शांति से नहीं रहने देंगे। वह तुम्हें हमेशा परेशान करते रहेंगे। इसलिए ज्यादा बेहतर होगा कि तुम उन लोगों से दूर रहो। दिखावे के लिए खुद को मत बदलो। अक्सर लोग दिखावे के लिए ही पूरे दिन परेशान रहते हैं। दिखावे से कुछ नहीं होने वाला है, वह सिर्फ और सिर्फ आपको अशांति ही देगा। इसलिए जो है आपके पास उसी में खुश रहो और इस प्रकृति को धन्यवाद दो कि जो भी तुम्हारे पास है वह काफी है, और उसी में आनंद प्राप्त करने की कोशिश करो। वरना यह छोटी सी जिंदगी है, इन्हीं सब में कब बीत जाएगी ये तुम्हें पता भी नहीं चल पाएगा। सुख और शांति की खोज में भटकते भटकते तुम्हारा पूरा जीवन निकल जाएगा। इसलिए जो कुछ भी है तुम उसी में खुश रहने की कोशिश करो, उसी में आनंद प्राप्त करने की कोशिश करो। असली सुख और शांति मन को शांत करने में ही है। जितना भी आपके पास है उसी का आनंद उठाओ, तब तुम अपनी जिंदगी को बहुत ही बेहतर तरीके से जी सकोगे और तुम्हारा मन शांति की खोज। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी को बदलने का कोई रिमोट कंट्रोल नहीं होता। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो उठो, जागो। तो दोस्तों, प्रभावशाली होना, लोगों का चहेता होना किसको पसंद नहीं है। जब लोग हमें पसंद करते हैं तो इसके कई सारे फायदे भी हैं, जैसे कि आप कभी अकेले नहीं होंगे आपके किसी काम में हाथ बटाने के लिए, और आपसे प्यार करने वाले लोग आपके साथ होते हैं, या जैसे आपके लिए लोगों की रजामंदी पाना या उनका समर्थन पाना आसान हो जाता है आपके साथ कोई काम करने में। लेकिन प्रभावशाली होना कोई आसान चीज नहीं है। इसीलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 आदत के बारे में जिन्हें अपनाकर कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति भी एक प्रभावशाली व्यक्ति बन सकता है। और अगर आप इन आदतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके आसपास के लोग आपसे प्रभावित होते रहेंगे। आप जहां भी जाएंगे लोग आपके तरफ खींचे चले आएंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दूर किसी गांव में एक हरीश नाम का लड़का रहता था। वह इस बात से परेशान था कि वह प्रभावी इंसान नहीं है। वह बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वह अपनी बातों, अपने काम और अपने स्वभाव से लोगों को प्रभावित नहीं कर पा रहा था। उसकी हार्दिक इच्छा थी कि वह एक ऐसा इंसान बने जिसकी सब बात माने, जिसके साथ सब काम करना चाहे और अपना समय बिताना चाहे। लेकिन उसके साथ सब कुछ उल्टा हो रहा था। ना तो कोई उसके साथ समय बिताना पसंद करता था और ना ही कोई उसकी बातों को गंभीरता से लेता था। कुल मिलाकर लोगों के बीच वह तो वह था, लेकिन हमेशा खुद को अकेला ही महसूस करता। उसके उपस्थित होने या ना होने से
किसी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। इन सब घटनाओं की वजह से उसका आत्मविश्वास भी दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा था। अपनी ऐसी हालत को देखकर वह बहुत ही उदास और परेशान रहने लगा। जिस शहर में हरीश रहता था, उसी नगर के बाहर एक बौद्ध भिक्षु भी रहते थे। वह बौद्ध भिक्षु अपने अति प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध थे। जो भी उनसे मिलता, वह उनसे प्रभावित हो जाता था। बिना उनसे मिले नहीं रह पाते। उनके लिए जरूरी है तो कभी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति बात करने का तरीका, उनके हाव भाव और उनका लोगों को समझना और समझाने का तरीका बहुत ही प्रभावी और आकर्षक था। सभी कहते थे कि वह एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जिनके व्यक्तित्व में ऐसा जादू है जो किसी को भी मोहित कर देता है। एक दिन शाम के समय वह लड़का उदास मन के साथ तालाब के किनारे बैठा हुआ था। तभी उसका एक मित्र उसके पास आता है और कहता है, दोस्त, मुझे तुम्हारी समस्या का हल मिल गया। यह सुनकर हरीश बहुत अधिक खुश हो जाता है और पूछता है, क्या समाधान है? तभी उसका दोस्त बताता है कि मुझे एक ऐसे बौद्ध भिक्षु के बारे में पता चला है जो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि उनके पास तेरी इस समस्या का समाधान अवश्य होगा। यह सुनकर हरीश उसकी बातों से सहमत हो गया। हरीश तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षुक से मिलने के लिए निकल पड़ता है और उन्हें सारी समस्या बताता है कि कैसे वह एक प्रभावशाली इंसान बनना चाहता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह ऐसा इंसान नहीं बन पा रहा है। बौद्ध भिक्षु ने हरीश की बात पूरे ध्यान से सुनी और फिर कहा, तो तुम चाहते क्या हो? हरीश ने कहा, लोग कहते हैं कि आपका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है, तो मैं आपकी तरह ही अपना व्यक्तित्व भी प्रभावशाली कैसे बना सकता हूँ? यह सुन बौद्ध भिक्षु ने गंभीर होकर कहा, सबसे पहले तो तुम यह समझो कि एक प्रभावशाली इंसान बनने के लिए अच्छा व्यक्तित्व यानी अच्छी पर्सनालिटी नहीं, बल्कि चरित्र का होना जरूरी है। क्योंकि अगर सिर्फ किसी इंसान का व्यक्तित्व अच्छा है तो वह कुछ समय के लिए तो लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन बहुत ही जल्दी लोग यह समझ जाएंगे कि उसके काम के पीछे कोई ना कोई मतलब है, कोई उद्देश्य है। लेकिन अगर तुम्हारा चरित्र अच्छा है तो सभी लोग तुम्हारे साथ रहना पसंद करेंगे और तुम अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करते रहोगे और तुम्हें इस बात का पता भी नहीं चलता। लेकिन याद रखना, इसके लिए तुम्हें अंदर से बदलना पड़ेगा। तो क्या तुम एक प्रभावशाली इंसान बनने के लिए खुद को अंदर से बदलने के लिए तैयार हो? लड़के ने कहा, जी महाराज जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, एक प्रभावशाली इंसान के अंदर ये 7 आदतें होती हैं जो तुम्हें अपनानी पड़ेगी। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, पहली आदत, सक्रिय यानी प्रोएक्टिव बनो। हमारे आसपास जो कुछ भी होता है हम इसे बदल नहीं सकते, लेकिन इस पर क्या प्रतिक्रिया देना है यह पूरी तरह से हमारे हाथ में है। एक प्रोएक्टिव व्यक्ति बनने का मतलब है कि हमारे आसपास के लोग चाहे जो कुछ भी कहे, लेकिन हमें उससे विचलित नहीं होना है। जब लोग हमारे बारे में कुछ बुरा बोलते हैं तो कमी हमारे अंदर नहीं बल्कि उनके अंदर होती है। वह जो भी नकारात्मक बातें हमारे बारे में बोल रहे होते हैं, उससे हमें उनके नकारात्मक नजरिए का पता चलता है, जिस नजरिए से वह दुनिया को देख रहे होते हैं। प्रोएक्टिव व्यक्ति होने का मतलब यह भी है कि हम किसी बुरी परिस्थिति से प्रभावित ना हो, फिर चाहे मौसम खराब हो या घर में अचानक कहीं कोई मुसीबत आ जाए। एक प्रोएक्टिव व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी जिंदगी में बुरा वक्त आए या गरीबी, वह हर हाल में खुश रहता है। ऐसा व्यक्ति बुरी से बुरी परिस्थिति में भी बिना कोई शिकायत किए चुपचाप अपना काम करता रहता है, और जीवन के सबसे अच्छे दिनों में भी वह बेलगाम नहीं हो जाता, बल्कि तब भी खुद को शांत और स्थिर रखता है। प्रोएक्टिव व्यक्ति का उल्टा होता है प्रतिक्रियाशील व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति अपने आसपास के माहौल से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाया जाता है। अगर कोई उसकी बुराई करता है तो वह दुखी हो जाता है, अगर कोई उसकी तारीफ करता है तो वह खुश हो जाता है। अगर ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ बुरा होता है तो वह खुद भी बुरा बन जाता है। तो अब तुम समझ गए होंगे कि प्रतिक्रियाशील व्यक्ति कभी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन सकता, क्योंकि उसका नियंत्रण दूसरे के हाथों में होता है। दूसरा व्यक्ति जब भी चाहे तो उसकी बुराई करके या उसको गुस्सा दिलाकर उसे परेशान कर सकता है, जबकि एक प्रोएक्टिव व्यक्ति का नियंत्रण पूरी तरह से उसके अपने हाथों में होता है। उसे कोई भी दुखी या परेशान नहीं कर सकता। जब
सकता। जब तक कि वह खुद ना चाहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला उसके बारे में क्या बोलता है या क्या सोचता है। इसलिए प्रोएक्टिव व्यक्ति एक प्रभावशाली व्यक्ति होता है। तो तुम्हें भी एक प्रोएक्टिव व्यक्ति बने रहना है, ना कि प्रतिक्रियाशील व्यक्ति। दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो। इसका मतलब है कि तुम जब भी कोई बड़ा लक्ष्य बनाओ तो तुम्हें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि तुम उस काम को क्यों कर रहे हो और उसे कैसे पूरा करना है। यानी कि हर काम की शुरुआत में ही तुम्हें उसे करने का कारण और काम को पूरा करने की योजना स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए। और एक बार जब तुमने अपने काम का क्यों और कैसे पता कर लिया, तो फिर तुम्हारे रोज के छोटे छोटे काम और उसके परिणाम तुम्हारे लक्ष्य की तरफ होनी चाहिए, तुम्हारी योजना से मेल खाने चाहिए। अगर तुम हर रोज वह नहीं कर रहे हो जो तुम्हारे लक्ष्य नहीं बन सकते, जैसे कि अगर तुमने अपना वजन कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और तुम हर रोज मेहनत नहीं कर रहे हो, पसीना नहीं बहा रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे रोज के काम तुम्हारे लक्ष्य और उसकी योजना से मेल नहीं खा रहे हैं। तुम्हारी कहनी और करनी में अंतर है और इस तरीके से लोग कभी भी तुमसे प्रभावित नहीं होंगे। इसलिए अगर तुम एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हो तो तुम्हें तुम्हारे काम का कारण और उसे पूरा करने का तरीका स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए और साथ ही तुम्हारे विचार और कर्म भी उसके साथ मेल खाने चाहिए। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, तीसरी आदत, जरूरी चीजें सबसे पहले करो। एक दिन में हमारे सामने बहुत से काम होते हैं, लेकिन हम हर काम तो नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण काम क्या है? देखो बेटा, महत्वपूर्ण काम वह है जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से सबसे मूल्यवान मानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करने का मतलब है कि हम अपना समय और ऊर्जा अपने लक्ष्य और अपने जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कामों पर लगा रहे हैं। अब अगर तुम्हारे महत्वपूर्ण काम भी तुमसे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका कारण तुम्हारा अनुशासनहीन होना नहीं, बल्कि यह है कि अब तक तुमने सबसे महत्वपूर्ण कामों को अपने दिल और दिमाग में बिठाया ही नहीं और कभी यह सोचा ही नहीं कि यह काम तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों है। असल समस्या काम का ज्यादा होना नहीं, बल्कि फालतू कामों को ना नहीं बोल पाने की है। जैसे कि तुम कोई बहुत जरूरी काम कर रहे थे, लेकिन तभी तुम्हारा एक मित्र आता है और कहता है, चल थोड़ी देर घूम के आते हैं और बातें भी कर लेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा महत्वपूर्ण काम बैठा हुआ है, तो तुम तुरंत ही उसे पूरी विनम्रता के साथ जाने के लिए मना कर दो। और तुम्हें यही करना है। दिन भर के सारे गैर जरूरी कामों को तब तक ना करो जब तक कि तुम्हारे सबसे महत्वपूर्ण काम पूरे ना हो जाए। तो अब तुम समझ गए होगे कि प्रभावशाली लोग सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले खत्म करते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, चौथी आदत, किसी भी काम में खुद के फायदे के साथ साथ दूसरों के फायदे के बारे में भी सोचो। ज्यादातर लोग अपना जीवन दूसरों से तुलना और प्रतिस्पर्धा करते हुए जीते हैं। वे अपनी सफलता दूसरों की असफलता में देखते हैं। यानी अगर मैं जीता तो तुम्हारे और मैं हारा तो तुम जीते। इस तरह से जीवन हार जीत का खेल बनकर रह जाता है। लेकिन जो प्रभावशाली लोग होते हैं वे प्रतिस्पर्धा में नहीं बल्कि आपसी सहयोग में विश्वास रखते हैं। उनका मानना होता है कि इस दुनिया में सभी के लिए सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है और सबको उसका हिस्सा मिलना चाहिए। न केवल चीजों के लिए बल्कि आपसी रिश्तों में भी यह नियम लागू करते हैं। जैसे कि जब भी उनका किसी के साथ कोई मतभेद होता है तो वे बात को मन में रखने की बजाय उस इंसान के साथ खुलकर उस बारे में बात करते हैं और कोई बीच का ऐसा रास्ता निकालते हैं जो दोनों के लिए फायदेमंद हो, जिसमें दोनों की जीत हो, न कि सामने वाला ठगा हुआ महसूस करें। और ऐसा करके वह आपसी मनमुटाव को खत्म करते हैं, साथ ही रिश्तों को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना लेते हैं। तो अब तुम समझ गए होगे कि प्रभावशाली बनने के लिए तुम्हें खुद के अलावा सामने वाले के फायदे के बारे में भी सोचना होता है। पांचवी आदत, पहले खुद दूसरों को समझने का प्रयास करो, फिर उनसे उम्मीद करो कि वह तुम्हारी बात को समझेंगे। किसी के साथ भी बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करें कि आखिर सामने वाला कहना क्या चाहता है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि किसी भी इंसान की बात को सुनने और समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम खुद को उसकी जगह पर रखकर सोचें। तब जाकर हम सही तरीके से समझ पाएंगे कि आखिरकार सामने वाला हमसे कहना क्या चाहता है।
जब हम किसी की बात को ध्यान से सुनते ही नहीं, तब हम उसकी भावनाओं को समझे बिना ही उसे सलाह देने लग जाते हैं। लेकिन जब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, तभी हम जान पाते हैं कि असल में वह इंसान कैसा महसूस कर रहा है। और जब हम इस तरीके से किसी की बात सुनते हैं, तब जाकर हम उस इंसान को कुछ अच्छी सलाह दे पाएंगे या सच में उसकी कुछ मदद कर पाएंगे। ज्यादातर लोग बातचीत के दौरान सिर्फ यही कहते रहते हैं कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो ऐसा करता, या फिर एक बार मेरी बात मानकर तो देखो। लेकिन वह कभी भी यह समझने का प्रयास नहीं करते कि सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, और इसका परिणाम यह होता है कि सामने वाला उन पर कभी भरोसा नहीं करता और फिर ना ही कभी अपनी समस्याएं उनके पास लेकर आता है। इसलिए अगर तुम सच में किसी की मदद करना चाहते हो, तो सबसे पहले उन्हें समझने का प्रयास करो। ऐसा करके तुम उनका विश्वास जीत पाओगे और उन्हें इस बात का भरोसा हो जाएगा कि तुम्हारे काम के पीछे किसी भी प्रकार का कोई लाभ या उद्देश्य नहीं है। तुम तो बस उनकी मदद करना चाहते हो, और फिर इस तरीके से वह भी तुम्हें समझना शुरू कर देंगे। और यही है प्रभावशाली इंसान बनने का 5वां नियम, बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा। 6ठा नियम, प्रभावशाली लोग आपसी तालमेल और सहयोग के साथ काम करते हैं। वह लोग जो दूसरों को प्रभावित करते हैं, इस बात को अच्छे से समझते हैं कि 2 दिमाग हमेशा ही एक दिमाग से बेहतर होते हैं। इसलिए वह एक दूसरे का सहयोग करके किसी भी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंसानी स्वभाव के कारण आपसे तालमेल बैठाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सबके अनुभव और दुनिया को देखने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है, और प्रभावशाली लोग इस बात को भी समझते हैं। इसीलिए वह एक दूसरे के विचार और दृष्टिकोण को समझने और स्वीकारने का प्रयास करते हैं और आपसी मतभेद को भुलाकर साथ काम करते हैं, क्योंकि वह समझते हैं कि हर इंसान का अपना अनुभव, सोच और विशेषताएं होती हैं। जब अलग अलग खूबियों, अनुभवों और सोच वाले इंसान एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो उस काम का परिणाम एक इंसान की तुलना में कहीं ज्यादा अच्छा और नया होता है। इसलिए प्रभावशाली लोग अलग अलग सोच रखने वाले लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना पसंद करते हैं, ताकि वे नई चीजें सीख सकें और कुछ नया और सबसे अलग अनुभव पा सके। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि प्रभावशाली लोग अंतिम मदद के लिए खुद को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से तरोताजा रखने के लिए रोज कुछ न कुछ करते हैं। प्रभावशाली लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि अगर उनके जीवन में कोई सबसे महत्वपूर्ण चीज है, तो वह है उनका शरीर और उनका दिमाग, और वह इसे मजबूत और ताजगी से रखने के लिए रोज कुछ नया सीखते और करते हैं। अपने शरीर को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए वे हर रोज कोई ना कोई शारीरिक गतिविधि करते हैं, जैसे कि कसरत या योग अभ्यास करके। अपने दिमाग को नई जानकारी से भरने के लिए वे रोज कुछ नया सीखते हैं या पढ़ते रहते हैं। इसके लिए वे किताबें पढ़ते हैं, नए लोगों से बात करते हैं या फिर नई जगहों पर घूमने जाते हैं। बहुत सारे लोग प्रभावशाली इसलिए होते हैं क्योंकि वे जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, खुद को नई जानकारी देते रहते हैं, और भावनात्मक रूप से खुद को ताजगी से रखने के लिए ये लोग ध्यान या एकांत का सहारा लेते हैं। कई बार खुद के अंदर नयापन लाने के लिए ये लोग खुद को कुछ दिनों के लिए बाहरी दुनिया से काट लेते हैं। इसके अलावा यह लोग आध्यात्मिक रूप से भी सक्रिय होते हैं। इसके लिए यह लोग जो भगवान में आस्था रखते हैं, उनकी पूजा पाठ और आराधना इत्यादि करते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो प्रभावशाली लोग लगातार खुद में सुधार लाते रहते हैं और अपने शरीर, मन और आत्मा को तरोताजा रखते हैं। और अगर गौर से देखा जाए तो ये सारी आदतों में से यह 7वीं आदत सबसे ज्यादा जरूरी और प्रभावी है, क्योंकि इसके बिना बाकी की 6 आदतें उतनी प्रभावी नहीं रह जाएंगी जितनी उन्हें होनी चाहिए। और कोई भी इंसान कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, लेकिन अगर वह खुद को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से तरोताजा नहीं रखता, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होना शुरू हो जाएगा। तो यह थी एक प्रभावशाली इंसान बनने की 7। कभी अपने आप से बात करते हुए यह ख्याल आया है कि आप खुद को ही नीचा दिखा रहे हैं, या यह कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि यह काम तो मुझसे होगा ही नहीं? जी हाँ, कई बार हम खुद से ही ऐसी बातें कर लेते हैं जो हमें अंदर ही अंदर कमजोर बना देती हैं, जैसे यह काम तो मुझसे होगा ही नहीं, या मैं हमेशा गलतियां ही करता हूँ। यह सब बातें अपने आप से नकारात्मक रूप से बात करना है। यह सुनने में भले ही छोटी बात लगे, लेकिन यह अंदर ही अंदर हमें बहुत कुतरती है। यह नकारात्मक आत्मचिंतन है,
और इसका हमारे मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इस नकारात्मक आत्मचिंतन के दौरान मन में कई तरह के भाव आते हैं। कभी गुस्सा आता है खुद पर, कभी निराशा होती है, अपनी काबिलियत पर शक होने लगता है। ऐसा लगने लगता है कि मानो हम हर काम में असफल ही होंगे। ऐसा लगता है मानो हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है और हम नया करने से भी कतराने लगते हैं। हमें आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक सोच बहुत जरूरी होती है, लेकिन नकारात्मक आत्मचिंतन को समझ ही न पाए तो जिंदगी भर हम पीछे ही रह जाते हैं। नतीजा ये होता है कि हम अपनी क्षमता से कम हासिल कर पाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ने में मुश्किलें आती हैं। तो चलिए आज इसी नकारात्मक विचार को समझने की कोशिश करें और देखें कि इससे कैसे बचा जा सकता। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में लोग खुशियां मना रहे थे। उस नगर में खुशियों का माहौल था। एक तरफ जहां लोग खुशियां मना रहे थे, वहीं पर दूसरी तरफ एक लड़का उन सब से अलग होकर एक पेड़ के किनारे उदास होकर बैठा था। उसे मन ही मन यह चिंता सताए जा रही थी कि परीक्षा नजदीक आ चुकी थी और वह चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। वह चाहकर भी पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा था। वह जितना पढ़ाई के बारे में सोचता, उसके चेहरे पर उतनी ही निराशा और हताशा बढ़ जाती। वहीं सभी विचारों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी वहां से एक गुरुवर गुजर रहे थे। उन्होंने जब उस लड़के को देखा तो वह यह समझ चुके थे कि लड़का कुछ परेशान है, जरूर कोई समस्या है। इसलिए वह उस लड़के के पास पहुंचे और उस लड़के से कहते हैं, क्या बात है बेटा? पूरा गांव खुशियां मना रहा है, गांव में खुशियों का माहौल है और तुम यहाँ इस सुनसान जगह पर इस पेड़ के नीचे अकेले बैठे हो और तुम बहुत उदास भी लग रहे हो। आखिर क्या बात है? उन गुरुवर की यह बात सुनकर उस लड़के ने जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन मन में चिंता भरी होने के कारण वह मुस्कुरा ना सका। इस पर गुरुवर एक बार फिर उस लड़के से कहते हैं, क्या बात है बेटा? तुम इतनी गंभीर मुद्रा क्यों बनाए हुए हो? आखिर क्या समस्या है? तुम मुझसे बता सकते हो। इस पर वह लड़का उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मेरी परीक्षा बहुत नजदीक आ चुकी है और मैं चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा। पढ़ाई में मेरा मन ही नहीं लग रहा। इस पर वह गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, परंतु क्यों? इसके पीछे कोई तो कारण होगा। इस बार वह लड़का उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैं जब भी पढ़ाई करने बैठता हूँ और इस बीच अगर कहीं भी मैं अटक जाता हूँ तो मेरे मन में तरह तरह की शिकायतें उभरने लगती हैं। चिंता मुझे परेशान करने लगती है और एक के बाद एक नकारात्मक विचार मेरे मन में उमड़ते ही चले जाते हैं और उसके बाद मेरा पढ़ने में तनिक भी मन नहीं लगता। मैं चाहकर भी पढ़ाई में मन लगा ही नहीं पाता और देखते ही देखते जब मैं उन नकारात्मक विचारों के सामने हार जाता हूँ तो मैं अपनी किताबें बंद कर देता हूँ और फिर ऐसे ही कहीं पर निकल जाता हूँ, कभी अपने मित्रों के साथ तो कभी अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ। मैं अपना काफ़ी समय यूं ही खराब कर देता हूँ। हालांकि भीतर से तो मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ाई करूँ, अन्यथा मुझे इसका परिणाम भोगना होगा, लेकिन मैं चाहकर भी पढ़ाई कर नहीं पा रहा और ऐसा करीब पिछले 2 महीनों से मेरे साथ हो रहा है। मैं इन नकारात्मक विचारों से जितना पाने की कोशिश करता हूँ, ये नकारात्मक विचार मुझे उतना ही घेर लेते हैं और ये मुझे डराते हैं, मुझे परेशान करते हैं। मैं चाहकर भी इनसे छुटकारा नहीं पा रहा। उन गुरुवर ने उस लड़के की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर वह उस लड़के से कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हारी मन की बातें समझ रहा हूँ, लेकिन क्या तुम इसे एक उदाहरण के तौर पर समझा सकते हो? इस पर वह लड़का उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, परीक्षा बहुत नज़दीक है और मैंने कुछ हद तक पढ़ाई भी कर ली है, लेकिन जो बची हुई पढ़ाई है उसके लिए मुझे हर दिन करीब 10 से 14 घंटे तक यूं ही मन लगाकर पढ़ना होगा। इसके बिना मैं किसी भी हालत में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाऊंगा। जब यह ख्याल मेरे मन में आता है तो मैं डर जाता हूँ। मैं भीतर ही भीतर कांप उठता हूँ और देखते ही देखते मेरी हिम्मत जवाब देने लगती है और मैं हार मान लेता हूँ और फिर उसके बाद मेहनत करने का मानो मेरा मन ही नहीं होता। मैं चाहकर भी ध्यान नहीं लगा पाता। और अगली चीज़ जो मुझे परेशान कर रही है, तभी फिर गुरुवर ने कहा, रुको रुको बेटा। उन गुरुवर ने उस लड़के को रोकते हुए कहा, पहले हम एक एक करके तुम्हारे मन के उन नकारात्मक विचारों को समझने की कोशिश करते हैं।
उन चिंताओं के पार जाने की कोशिश करते हैं, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। इतना कहकर गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, बेटा, तुम यह कहना चाहते हो कि तुम्हें इस बात की चिंता है कि तुम अपनी बची हुई पढ़ाई कैसे पूरी करोगे, तुम एक दिन में इतनी मेहनत कैसे करोगे। तो क्या तुम्हें इस चिंता के पीछे कहीं ना कहीं शिकायत तो नहीं नजर आ रही क्या? उन गुरुवर की यह बात सुनकर वह लड़का थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, कैसी शिकायत? इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, बेटा, जब पढ़ाई करते वक्त तुम कहीं पर अटक जाते हो और बची हुई पढ़ाई के बारे में जब तुम सोचते हो, तब तुम खुद से शिकायत करते हो कि मैं तो कमजोर हूँ, मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता, मैं भला ये कैसे कर पाऊंगा, मैं भला एक साथ 10 से 14 घंटे तक कैसे पढ़ाई कर सकता हूँ। जरा खुद से पूछो, ये जो शिकायतें तुम खुद से कर रहे हो, ये सच है या झूठ, या केवल ये सभी तुम्हारे मन की एक सोच है। उन गुरुवर के इतना कहने पर वह लड़का कुछ देर के लिए मौन हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह उन गुरुवर को क्या जवाब दे। तभी वह गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, बेटा, ऐसा कहाँ लिखा है कि तुम इतनी मेहनत नहीं कर सकते? ऐसा कहाँ लिखा है कि तुम्हारे पास इतनी मेहनत करने की क्षमता नहीं है? क्या किसी ने तुमसे ऐसा कहा है कि तुम इतना ध्यान लगाकर पढ़ाई नहीं कर सकते? इस बारे में वह लड़का जवाब देते हुए उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप सत्य कहते हैं, ऐसा तो मुझसे किसी ने नहीं कहा। इस पर वह गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, बेटा, तो तुमने खुद से यह कैसे मान लिया कि मैं इतना कमजोर हूँ और मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ध्यान लगाकर पढ़ाई नहीं कर सकता? यह सब केवल तुम्हारे मन का एक भ्रम है। तो तुम्हारे मन की एक सोच है जिसे तुम अनजाने में बार बार सोचकर उस पर विश्वास करके उसे सच बना रहे हो। गुरुवर अपनी बात पूरी कर ही रहे थे कि तभी वह लड़का उन गुरुवर की बात काटते हुए कहता है, हे गुरुवर, अगर यह सच नहीं है तो फिर सच क्या है? उस लड़के की यह बात सुनकर गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस लड़के से कहते हैं, बेटा, सच ये है कि तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है, ये जानने के लिए तुम्हें आखिरी हद तक मेहनत करनी होगी, तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। जब तुम अपनी पूरी क्षमता पर कार्य करोगे, अपनी पूरी क्षमता के साथ पढ़ाई करोगे, तभी तुम्हें पता चल पाएगा कि सच में तुम्हारी क्षमता क्या है। इस पर वह लड़का उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? इस पर वह गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, बेटा, मेरी बात ध्यान से समझो। हर चिंता के पीछे एक सकारात्मक संदेश होता है जिसे हमें पहचानने की आवश्यकता होती है। जैसे जब तुम्हारे मन में यह चिंता प्रकट होने लगी कि मैं अपनी बाकी की पढ़ाई इतनी जल्दी पूरी कैसे करूंगा, तो इस चिंता के पीछे सकारात्मक संदेश क्या था? इस पर वह लड़का कुछ देर सोच विचार करने के बाद उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यहीं की परीक्षा बहुत करीब है और मुझे पूरा ध्यान और अपनी शक्ति लगाकर पढ़ने की जरूरत है। इस पर गुरुवर कहते हैं, बिल्कुल सही। तभी वह लड़का उन गुरुवर से कहता है, ठीक है, यह तो बहुत अच्छा तरीका है, इससे तो मैं आसानी से अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा सकता हूँ। इतना कहकर वह लड़का वहां से जाने लगा। तभी गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, रुको बेटा, अभी चिंता पूरी तरह से पार नहीं हुई है। जब भी तुम उस चिंता के पीछे का सकारात्मक संदेश समझ लो तो उसके लिए धन्यवाद करो और आगे बढ़ो। अपने से कहो कि मैंने उस चिंता के पीछे का संदेश समझ लिया है और अब मैं पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। मैंने यह भी स्वीकार कर लिया है कि मेहनत करने में मुझे कष्ट भी होगा, तकलीफ भी उठानी पड़ेगी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। ये संदेश मुझ तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। आगे गुरुवर लड़के से कहते हैं, जब तुम खुद से ऐसा कहोगे तो तुम्हें तत्काल अच्छा महसूस होगा, हल्का महसूस होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर का विद्वंद युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो चुका होगा और तुमने उस चिंता के पीछे का संदेश भी अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तुमने यह स्वीकार कर लिया है कि हाँ, मुझे लंबे समय तक ध्यान करने की आवश्यकता है, मुझे मेहनत करने की आवश्यकता है, साथ में मुझे थोड़ी सी कष्ट और तकलीफ भी उठानी पड़ेगी। हो सकता है कि इससे मुझे थोड़ी थकान भी हो, लेकिन मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा। यह सब स्वीकार करते ही तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होगी और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारे मन का बोझ पूरी तरह से हल्का हो चुका है। तुमने उन चीजों को स्वीकार कर लिया है जो चीजें तुम्हारा मन तुमसे स्वीकार करवाना चाहता था, किंतु अब यही मौका है। इस मौके को खाली मत जाने देना और तत्काल इस पर निर्णय लेना, तत्काल इस पर कार्य करना, तत्काल इस सकारात्मक संदेश को अपना विश्वास बना लो। इसे बार